परसों का क्लास हम ले नहीं पाए था, साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बच्चे का कंप्लेन था कि साउंड आ नहीं रहा है, इसलिए पहले साउंड ठीक करने के लिए लगे इस पे। अब आज लगता है कि सब ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बार हम देख लें। सही है, तो आज ठीक चल रहा है ना? चलो खैर, तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो जहाँ पर हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। याद आ रहा है कि 2 सवाल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का निकाल रहे थे जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना? तो वहीं से शुरू करते हैं। निकालो तो वो बोला PDF रखे थे ना, उस पर थोड़ा बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं आज। और दो सवाल बाकी तो ठीक था। 2 क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे थे, ये PDF तुम जो उस दिन क्लास का PDF नहीं डाले थे, टेलीग्राम पे नहीं डाले थे जी? वही पूछ रहे तो। वैसे हमको जो लग रहा है ये सवाल था, ये क्वेश्चन था कुछ, एक क्वेश्चन ये था। एक मिनट, हाँ लाओ, यही सब पूछ रहे हैं। तो ये वाला सवाल था, ABCD और यहाँ एक ये O है, यही था ना? और हमको निकालना था A और D के क्रॉस, यानी A और D के क्रॉस। देखिए इस तरह के सवाल में तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिकल पाथ ढूंढते हैं और उस आइडेंटिकल पाथ में जो पॉइंट सेम लोकेशन पे है उसका पोटेंशियल सेम होता है। इस तरीके से नॉर्मली सवाल करते हैं। लेकिन यहाँ जो दिक्कत हुआ वो ये हुआ कि हम लोग जो आइडेंटिकल रास्ता ढूंढे वो आइडेंटिकल था नहीं, समझे ना? उस समय दिमाग में आ नहीं रहा था, वो आइडेंटिकल था नहीं। कैसे? A से B पे गए 1, B से O पे गए 2, अब फिर D पे आ गए, अब फिर A से B होते हुए C पे आ गए। ये 2 हम लोग ढूंढे थे और बोले थे कि भाई O और C का पोटेंशियल सेम है। ऐसा करके बनाए थे ना लास्ट क्लास में। अब आप दिक्कत समझिए इसमें क्या है। इसमें दिक्कत समझिए क्या है, ये B पॉइंट जो है और ये C पॉइंट जो देखो, O और C का पोटेंशियल सेम इसलिए नहीं है क्योंकि A और D के क्रॉस निकालना है। C जो है D से कनेक्टेड है, C जो है D से कनेक्टेड है और O भी D से कनेक्टेड है। तो एक रास्ता डायरेक्ट है कि हम A से O होते हुए D पे आ जाएं। तो उस A से D पे आने में ये लोकेशन 1 पे पड़ रहा है। जैसे A से O होते हुए D पे आए तो ये लोकेशन 1 पे पड़ा, और इस रास्ते से आए A से B, B से O, O से D, तो ये 2 पे आया। तो एक ही पॉइंट जो है वो अलग अलग रास्ते में पड़ रहा है, इसलिए यहां पर इस मेथड से हो जा रहा है गलत। अब देखो इसको हम एक और तरीके से आसानी से कर सकते हैं। क्या किया जाए, हमारे पास कितना पॉइंट है, यहां पर किसी का भी पोटेंशियल किसी के बराबर नहीं है, सब डिफरेंट पोटेंशियल का पॉइंट है। समझ रहे बात को? अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए A और D के क्रॉस निकालना है, तो जो बेसिक तरीका आपको हम बताए कि जिसके क्रॉस निकालना है उसको 2 एंड्स पे रख दो, A और D हो गया। इसके अलावा कौन सा पॉइंट है, B और C। चलो B को यहां रख दिए और C को यहां रख दिए,
और O एकदम बीच में है, चारों तरफ से ना एकदम ट्रायंगल मंदिर जैसा बना हुआ है, तो O को उसी प्लेन में एकदम बीच में यहां रख दिए O को। ठीक है, अब सबको मिला दीजिए। देखिए तो मिलाइए, तो A और D के बीच में भी एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस है A और D के बीच में, तो A और D के बीच में एक रेसिस्टेंस मिला दिए। ये कट गया, जहां मिला है उसको हटा दिए। B से C में भी मिलाओ, तो B से C में भी मिला दिए। B से C भी खत्म हो गया, सॉरी B से C खत्म हो गया। A से B भी है, तो A से B भी मिला दिए। जो मिल जाएगा उसको हटा देना है ना। A से B भी मिल गया। अब क्या है, C से D मिलाओ, C से D, तो C से D भी मिला दिए, ये भी खत्म हो गया। अब A से O मिलाना है, A से O, तो A से O मिल गया। चलिए A से O खत्म। D से O, तो D से O मिलाओ, D से O खत्म, D से O, फिर सॉरी D से O हो गया, C से O, C से O भी मिलाना है, C से O हो गया। और कौन बच गया, B से O बच गया, तब B से O भी मिला दिए। ठीक है ना। और इस तरह से जो है हमको सब पॉइंट मिल गया, कोई नहीं बचा। अब देखो ये कितना सिंपल सवाल हो गया, फालतू का इतना दिमाग लगा रहे थे। तो एक क्वेश्चन कैपेसिटर में हम आपको कराए थे कि अगर कोई 3D फिगर एक प्लेन में आ जाए तो उसको एक प्लेन में ले आना चाहिए, तो सिमेट्री देखना आसान हो जाएगा। देखो जहां एकदम हाईली सिमेट्री है और लगे कि एकदम यहाँ पर आइडेंटिकल पाथ हर तरह से दिख रहा है, वहीं पर आइडेंटिकल पाथ का मेथड लगाइएगा। इसमें क्या दिक्कत है कि A से D पर जाने का एक ही स्टेप में रास्ता है, A से O होते हुए D पे आ गए, और एक A से B गए, B से O गए, O से C गए, C से D आए, या A से B गए, C गए, D आए, तो अलग अलग तरह का रास्ता है। इसलिए यहाँ पर इस मेथड से नहीं करके हम लोग इस तरह से किए। ठीक, अब फायदा क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके अबाउट देखो, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, तो इस दोनों में सेम करंट। अब इसमें I1 है तो इसमें भी I1 है, इसमें I2 है तो इसमें भी I2 है, तो इसका करंट इसी में जा रहा है और इसका करंट इसी में जा रहा है, तो ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी फिगर को क्या हम ऐसे बना सकते हैं, इसी फिगर को हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि, है ना, ये तो था ही, यहां से जो एक आया इधर चला गया और यहां से जो एक आया, सटेगा नहीं, इसको अलग कर देते हैं, अलग कर दिए, ज्वाइंट को हटा दिए। तो ज्वाइंट को हटाने से क्या फायदा हुआ भाई, ये R 2R इस R के साथ पैरेलल में, तो 2R/3 हो गया इस पूरे का। ये हमारा A है, ये हमारा A है और ये हमारा D है, यही है ना, बोलिए। तो ये R और ये 2R/3, तो हम लोग फिर से एक बार यहाँ A पॉइंट है और ये D पॉइंट है, उसके बीच जो है लिख देते हैं, तो ये पूरा 2R/3 हुआ। तो चलो इसको 2R/3 कर दिए।
उसके बाद ये भी 2r/3 है, ये नीचे वाला r और 2r/3, और ये 2r/3 इस r और इस r के साथ सीरीज में है, तो r + 2r/3 + r, यानी 2r + 2r/3, 3 दूनी 5, 7r/3। ये कितना आ गया इधर से, है ना, 2r/3, तो ये हुआ 7r/3 r/3, यही है ना। एक बार चेक कर लो फिर से, r + r, 2r और r, 2r/3, और फिर 2r/3 में r + r 2r और जोड़ दिए, तो 3 दूनी 6, 2 8, नहीं यार 8r/3, गलत क्या कर दिए, ये 8r/3। अब ठीक है, अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, RAD निकाल दो, 2r/3 इंटू 8r/3 डिवाइडेड बाई 2r/3 प्लस 8r/3, ठीक है। 8 2 10, कितना गया ये आ गया आपको 8r/5, ये आ गया 3 2 8 2 10, और ऊपर में 16, 3 3 सॉरी 1 3 भी तो है 15, 8r/15 आ गया, 8r/15, ये 3 बच जाएगा, तो यही आंसर था। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अब ये समझना है कि क्या, कि इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, उसको भी करना है। एक और क्वेश्चन था, वो भी इसी तरह से हो जाएगा, हमको उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा, आप जैसा हम बोल रहे हैं इसी तरह से पॉइंट बना के, है ना, जैसे दिखा देते हैं, हम केवल पॉइंट बना देते हैं, आप कर लीजिएगा, मिटा देंगे, हो गया, बढ़िया। अब यहां भी वही चक्कर था, ये जो सवाल था, थोड़ा समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें A B C D E F था। तो देखो AB के क्रॉस जब निकालना था, तो सिमेट्री से हम जो आइडेंटिकल पाथ ढूंढ के करते थे, उससे आंसर आ गया AB के क्रॉस। क्यों आ गया जी AB के क्रॉस जब कर रहे थे, तो जब AB के क्रॉस कर रहे थे, तो अब देखिए आपके सामने जो हम लास्ट क्लास में किए थे, AB के क्रॉस जब हम किए तो बहुत आसानी से आ गया। कैसे, जैसे A से B पर आना है, तो कैसे कैसे आ सकते हैं। अब A से B पर आने का आइडेंटिकल रास्ता ढूंढो। एक तो AB डायरेक्ट कनेक्टेड है, बाकी किसी भी पॉइंट के थ्रू आएंगे। A से D पर आए एक स्टेप, 2 स्टेप यहां पहुंच गए, फिर A से E पे आए एक स्टेप, 2 स्टेप यहां पहुंच गए। अलग अलग रास्ता एकदम आइडेंटिकल है कि नहीं। देखिए A से D होते हुए C होते हुए B पे आ सकते हैं, A से E होते हुए F होते हुए B पर आ सकते हैं। तो ये एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल रास्ता है। तो ये वाला हो गया, लेकिन AD के क्रॉस नहीं हो रहा था। AD के क्रॉस, क्योंकि AD के क्रॉस वही फिर दिक्कत है कि A से D पर आना है तो डायरेक्ट E होते हुए आ सकते हैं। एक एकदम सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है कि A से E होते हुए D पे आ गए, एक स्टेप में पड़ा ये E। अब E के बराबर और कोई है नहीं, A से B पर जाएंगे तो B C एक स्टेप, 2 स्टेप में जाएंगे यहाँ पर D पर, तो ये रास्ता भी बड़ा है, तो ये और ये बराबर हो नहीं सकता है। भाई आप सोचिए कि E जो है एक छोटे रास्ते में 1 स्टेप पे है, और यहाँ B बड़े रास्ते में 1 स्टेप पे है, स्टेप 1 पे है, तो यहाँ आइडेंटिकल रास्ता मिल नहीं रहा है। तो इसको भी उसी तरह से किया जाए तो इजी रहेगा, है ना। जैसे आइडेंटिकल रास्ता मिलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हम अगर ऐसे सोचते हैं, जैसे हम लोग क्या गलती किए, हम लोग गलती ये किए कि A से चले 1 स्टेप,
2 स्टेप, 3 स्टेप और यहाँ पहुँच गए और कहे कि ई जो है 1 लोकेशन पे है। लेकिन एक इस बड़े रास्ते की 1 लोकेशन पर भी ई है और एक छोटे रास्ते के भी 1 लोकेशन पे ई है, तो ई को किसके हिसाब से हम जज करेंगे, ये समस्या आ रहा था। इसलिए यहाँ इस मेथड से करने में दिक्कत है। आइडेंटिकल रास्ता ढूंढ के सेम लोकेशन का पॉइंट लेके तभी करेंगे जब वो पॉइंट उस रास्ते के अलावा और किसी छोटे रास्ते पे नहीं पड़ेगा। अगर वो पॉइंट उस रास्ते के अलावा और किसी छोटे रास्ते पे नहीं पड़ेगा तब, ठीक है। अभी तक यही कर रहे थे और ये सिचुएशन अचानक इस सवाल में आया तो उस समय हम लोग इसको समझ नहीं पाए। इसलिए नॉर्मली अभी तक जितना सवाल किए उसमें यही हो रहा था, बट अब देखिए तो ऐसा सिचुएशन अगर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है ना, तो देखो क्या करना है। अब ए से एक मिनट, अब ए से जो है हम लोग चल रहे हैं, ए और डी के बीच में निकालना है। तो ए और डी को आप जो है यहां पर ऐसे दिखा दो, ए और डी, ठीक है ना, ए डी दिखा दिए। उसके अलावा बी कहाँ है, जो जो पॉइंट है बाकी उसको अलग अलग दिखाते जाइए। जैसे बी है और सी है, बी और सी है और ई और एफ है। ई ए के नज़दीक है ई, और एफ जो है वो बी के से कनेक्ट बी के नज़दीक कर लिए। और इस सब को जोड़िए, सबको जोड़ो, सारे पॉइंट को जोड़ो, अपने आप तुमको एक सिचुएशन बनेगा और फिर करिए, देखिए कितना आसानी से होता है। ठीक है ना, तो ये है, हम आगे बढ़ेंगे, बहुत समय इसमें जा रहा है। हाँ, जनवरी में पेपर है, लाइट एक बड़ा चैप्टर है। लाइट का रिकॉर्डिंग डाल देंगे हम अभी, लाइट का रिकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है ना। कमिंग वीक से लाइट का रिकॉर्डिंग डलने लगेगा। अब लाइव में नहीं पढ़ाएंगे, लाइट रिकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। मॉडर्न का हो गया है, मॉडर्न में अगर किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई चैप्टर छूटा हुआ है या कोई लेक्चर मिसिंग है तो बता दीजिएगा, हम उसको डाल देंगे, ठीक है ना। मॉडर्न का आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हमको दिखा दो एक बार, मैंने लेक्चर्स क्या क्या पढ़ाए हैं वो पुराना, क्या क्या पढ़ा दिया है इसमें, इक्विवेलेंट के पहले क्या क्या सवाल कराए थे, एक बार हम देख लेना चाहते हैं। फोर्थ दिखाओ, फोर्थ, कल वाला नहीं, कल के पहले वाला, पिछले क्लास के पीछे। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, उसके पीछे दिखाओ थर्ड, और किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ाए होंगे ना, किरचॉफ लॉ वगैरह जिसमें पढ़ाए हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी पढ़ाए, ये पढ़ाए, और हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए, एक सवाल किए बस, ठीक, देखिए ओके। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें से, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो तो ये एक सिचुएशन है, क्वेश्चन एक कर रहे हैं, ये आर है, यहाँ एक ये भी आर है,
V/2 है, ये V है, बाकी सबका रेसिस्टेंस R है, सबका रेसिस्टेंस R है। इसमें इंडिकेट किया हुआ था, इसमें I2 करंट है, इसमें जो है I2 करंट है और इसमें I1 करंट है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2, ये निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए। ये करंट कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो आप देखो, ये I1 करंट इधर आया, I2 करंट इसमें है, ये निकालना है। तो एक बार हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसमें क्या करंट है। जैसे मान लीजिए कि इससे मेन बैटरी है, ये मेन बैटरी कहने का मतलब कि इसका ईएमएफ सबसे ज़्यादा है, तो जिसका ईएमएफ सबसे ज़्यादा है वहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे, अगर यहाँ से आई करंट चला है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो निगेटिव टर्मिनल पे आई करंट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, क्यों आना चाहिए? क्योंकि बैटरी कोई करंट का सोर्स नहीं है, बैटरी केवल करंट को ट्रांसफर कर देता है एक एंड से दूसरे एंड, ठीक है ना। अब ये आई करंट चला चला यहां तक चला, ठीक है ना। इसमें मान लो कि I3 करंट है, तो इसमें I माइनस I3 होगी। ये सब मिल के कहाँ चला गया, इसमें I3, और ये I1 मिलके इसमें चला गया। I3 और I2 भी तो है इसमें, I2 आ रहा है इधर से, I2, ये I2 भी आ रहा है, सोचो। तो I2 भी यहाँ पहुँचा, I1 भी यहाँ पहुँचा और I3 भी यहाँ पहुँच रहा है। तो इसमें कितना करंट आ गया, इसमें जो भी करंट आया वो आ गया, इसमें वो आया I1 प्लस I2 प्लस I3, सही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए इसको हम एक और मेथड से बनाएंगे। अभी पहले हम एक मेथड से बना देते हैं, फिर दूसरा मेथड से बनाएंगे, जिससे आप एकदम समझ जाइएगा कहाँ पर क्या मेथड लगाना उचित है। क्या है कि करंट बढ़ गया, इसमें करंट पता चल गया, इसमें I1 है। अब इसमें देखो I माइनस I3 इसमें गया, इसमें कितना पहुंचा, इसमें करंट, तो इसमें करंट I माइनस I3 में से I1 इधर चला गया, तो बचा कितना, I माइनस I3 माइनस I1, ये करंट बचा जी। फिर वो करंट यहां तक आया, ठीक है, इसमें से I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रहा था, इसमें कितना पहुंचा, इसमें करंट पहुंचा, जोड़ दो ना, ये I2 रहेगा, I3 कट गया, I1 कट गया, तो ये बच गया I प्लस I2, और I2 इधर चला गया तो बचा हुआ I इसमें आ गया। तो इस तरह से करंट बांट दिए। देखिए इसको और आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इस मेथड से बता रहे हैं कि आप थोड़ा बेसिक सीखिए कि करंट कैसे बांटते हैं। तो करंट बांट दिए इस तरह से। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो KVL लगा के बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ कि चलो भाई KVL लगा दो, है ना। क्या क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट का मतलब इधर से, अब बहुत सारा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एक लूप है, दो लूप है, तीन लूप है, चार लूप है, बहुत सारा लूप है। तो ओबियस है कि इस मेथड से बनाएंगे तो 4 इक्वेशन लिखना होगा, और चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब बनेगा, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन करंट ऐसे बांटेंगे, है ना।
अब हमको निकालना क्या था, ये तो पहला मेथड है कि आप 2 लूप, 3 लूप और 4 लूप। फर्स्ट मेथड क्या हुआ कि अप्लाइंग KVL इन लूप्स वी गेट I1 एंड I2, जो भी है निकल जाएगा। लेकिन ये मेथड सॉलिड नहीं हुआ, इसको हम लोग और आसानी से कर सकते हैं। और आसानी से कैसे कर सकते हैं सो देखिए। एक मेथड है नोडल एनालिसिस, ठीक है ना, उस पर आएंगे अभी। एक मेथड है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? नोडल एनालिसिस। ध्यान से समझना है, इससे ये आसानी से हो जाएगा। जहां भी ऐसा आपको लगे कि बहुत सारा लूप बन रहा है ना, और एक ज्वाइंट बन रहा है, ज्वाइंट नोड, जहां से केवल रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, हर ब्रांच में रेसिस्टेंस है, देखो हर ब्रांच में रेसिस्टेंस है, तो ऐसा नोड जहां भी बने वहां पर नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। माने ऐसा नोड ना हो तो लिख लीजिए इस बात को कि नोडल एनालिसिस कहां लगाएंगे कि नोड यानी जंक्शन, जिस जंक्शन से जुड़े हर एक ब्रांच में रेसिस्टेंस हो, जिस जंक्शन से जुड़े हर एक ब्रांच में रेसिस्टेंस हो तभी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर रेसिस्टेंस के अलावा बैटरी रहता तो फिर दिक्कत हो जाता। हर एक ब्रांच में क्या रहना चाहिए? रेसिस्टेंस रहना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं उसी मेथड से। फिर से एक बार हम फिगर बना देते हैं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। ये V/2 है, इसमें जो करंट है वो I2 है, इसमें I2 करंट जा रहा है, ठीक, यानी यहाँ पर, और I1 किसमें था? इसमें I1 करंट है, ठीक है ना। और I1 I2 अपने को निकालना है। हमारे पास एक ज्वाइंट है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं A, और एक ज्वाइंट ये है, इसको मान लेते हैं B, अगर जरूरत पड़ा तो पड़ेगा। वैसे 2 ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये भी एक ज्वाइंट है, ठीक। करते क्या है कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लीजिए, जहां मानना हो, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो। हम लोग यहां मान लिए 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, सही है। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? V हो गया। यहां अगर 0 वोल्ट मान लिए तो यहां पर क्या हो गया? V वोल्ट। ये V है तो ये भी V है, ये भी V है। ये 0 है तो ये भी 0 है, सही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग मानते हैं VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मानते हैं VB, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है कितना? V/2, क्योंकि यहां का 0 है तो यहां का V/2 होगा। बोलिए, सही है। अब देखो ज्वाइंट A पर यहां क्या लिख रहे हैं? अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड A। इस नोड A पे, ये जो नोड A था हमारा, इस पे हम लगा रहे हैं KCL। कैसे लगाएंगे भाई? तो यहां पर मान लीजिए करंट इधर से आया होगा, इधर से आया होगा, इधर से भी आया है, इधर चला गया है, और इधर से भी आया ही है।
माने करंट इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, ये सब का सम हुआ जो इधर गया। तो क्या करेंगे, आया कहां कहां से, एक आया V माइनस VA, सबका रेसिस्टेंस R है, सबका रेसिस्टेंस R है, तो V माइनस VA बाई R ये आया, प्लस ये भी आया, प्लस VB माइनस VA बाई R ये भी करंट आया। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस करंट है, तो आने वाला सबको जोड़ रहे हैं, नेट इनकमिंग करंट एट ज्वाइंट। फिर कहां से आया, यहां से भी आया, ये भी आया, कितना, प्लस V/2 माइनस VA बाई R, V/2 यहां का पोटेंशियल जी, अब VA यहां का पोटेंशियल, V/2 माइनस VA बाई R, रेसिस्टेंस तो सब है, ये सब आया और गया कितना, बराबर जो गया, गया तो केवल इसमें, इस ज्वाइंट से जुड़ा हुआ ये आया, ये आया, ये आया और ये गया, तो VA माइनस 0 बाई R गया है, VA माइनस 0 बाई R। सोचिए इस पूरे में आपको दो अननोन है, कितना अननोन है, कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा है, बोल रहा है एक बच्चा, कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा है, देख लो तो, ठीक है, चेक करो अपने मोबाइल में, चेक करो, ठीक है। इस हिसाब से आप देखिए, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, समझिएगा, हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में मेथड 1 कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, मैंने लूप बना के, तो उसमें क्या समस्या हमको महसूस हो रहा था कि एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप बनेगा, तो चार इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर एक इक्वेशन ये आया है, और इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो V माइनस VA कितना V है, V प्लस V/2, 3V/2 माइनस VA, माइनस VA, VA माइनस 3VA और एक और माइनस 4VA, काहे जी, ये माइनस VA माइनस VA माइनस VA बराबर ये VA था, इधर आएगा तो ये भी माइनस VA, माइनस 4VA। अब VB कितना है, VB एक ही है ना, अब प्लस VB बराबर 0, बोलो सही है। तो एक इक्वेशन कितना सिंपल आ गया। एक और इक्वेशन लाएंगे, एक और इक्वेशन कहां से लाएंगे, इस नोड बी पर केसीएल लगा के, जैसे केसीएल नोड ए पे लगाए वैसे ही लगाएंगे, अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी। अब बी पे लगाओ, कहां कहां से करंट आ रहा है, इधर से आया, इधर गया और इधर गया, गया इधर और इधर, तो आया कितना, V माइनस VB बाई R, आया कितना जी, V माइनस VB बाई R आया, बराबर गया कितना, VB माइनस VA बाई R गया, VB माइनस VA बाई R करंट निकला, और VB माइनस 0 प्लस ये निकला। एक और इक्वेशन आपके सामने, R कैंसिल हो गया, अब कितना आया, V माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस VA अब प्लस VB। तो एक तरफ करो ना, ये VB 2VB दादा के 3VB, V माइनस 3VB प्लस VA इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन, और इक्वेशन 2 है और अननोन भी 2 है, VA और VB, तो सॉल्व कर लीजिए भाई, इसमें क्या दिक्कत है। कैसे सॉल्व होगा, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके और जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 4, फायदा क्या हुआ, माइनस 4VA प्लस 4VA कट गया, बचा क्या भाई, 3V/2
प्लस VV, यहां 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस 4V अब माइनस 12VV बराबर 0, यही आया। सही है ना। अब जोड़ो तो यहाँ VV था, अब वहाँ पर 4 3 12, तो ये आ गया आपको 8 3 11, 11V/2 बराबर 11VB, है ना। वाह, VV बराबर V/2, VV बराबर भी V/2 आ गया, VV बराबर V/2। अब जब VV V/2 आया तो VA निकल जाएगा किसी एक इक्वेशन से, निकलेगा कि नहीं बोलो। फ्रॉम सेकेंड ही कर दिया जाए, है यार। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन VV के जगह पर V/2, V माइनस 3V/2 प्लस VA बराबर 0, यानी यहां से आ गया VA इज इक्वल टू 3V/2 माइनस V, 3V/2 माइनस V, तो VA भी V/2 आ गया, VA भी V/2 आ गया। वाह, तो VA भी जो है अपना V/2 ही आ गया। तो उस हिसाब से करंट तो 0 हो गया यार, सर्किट में कोई करंट ही नहीं है, नहीं समझे। I1 भी 0, I2 भी 0। सर इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सब इम्पोर्टेंट ही है यार इस चैप्टर में। ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं, सब चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो, इतना करने के बाद आपको क्या आ गया, I1 भी 0 आया, I2 भी 0 आया। देख लो जी, VB भी V/2, VA भी V/2, तो इसमें कोई करंट नहीं। VA भी V/2 और यहां भी V/2 है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं, इसलिए I1 भी 0 हो गया, I2 भी 0 हो गया। और दूसरा चीज, अगर थोड़ा आप ध्यान देते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तीसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट कर सकते थे बिना कैलकुलेशन का। वो कैसे कर सकते थे? इसका इसका रेशियो बराबर है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। बोलो, अरे भाई, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये डिस्कनेक्ट कर दो एक तरह से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक स्टेप इजी हो जाता आपको, है ना। लेकिन इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल लिए। किसी को दिक्कत है तो बताइए, एक बार आंसर भी चेक कर लें, सब ठीक है ना। I1 I2 0 आ गया। 15 नंबर सवाल है। ठीक है ना। बात समझ गए? डायरेक्ट भी आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, तो I1 0 हो गया। I1 0 हो गया तो ये इक्वेशन और इजी हो गया। वैसे करके भी कर सकते हैं। कुछ और सवाल हम लेंगे जिससे कि सर्किट का प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकें। कुछ और क्वेश्चंस जो बिल्कुल आपको लगे कि, देखिए क्वेश्चन और मिटा रहे हैं इसको।
एक क्वेश्चन ये है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम है और ये 1 ओम है। ये 12 ओम है और ये 6 ओम है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ऐसा दिया हुआ है फिगर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि फाइंड इफ इन द सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इतना, फाइंड द ईएमएफ बैटरी ई। ये भी सवाल देखिए, बैटरी का ईएमएफ ये है और गिवन है, गिवन VA माइनस VB बराबर 4 वोल्ट। फाइंड E, ये E निकालना है अपने को। क्या करेंगे? फाइंड E, ठीक है ना। कुछ बच्चा कुछ कर है क्या? मॉडर्न का मॉड्यूल, हाँ मॉडर्न का मॉड्यूल उसमें देख लेना, मॉडर्न का भी डाल देंगे, जिसको जो सवाल होगा पूछे डाल देना। मॉडर्न का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, एक बार पूरा वेरीफाई कर लेना लेक्चर देख देख के कि कोई सीक्वेंस में गड़बड़ी ना हो। हमको दिखाना तो एक बार ना, हमको एक एक लेक्चर भेज दो, हमको भेज के तो हम देख लेंगे उसी पे, ठीक है हम देख लेंगे। जैसे सीक्वेंस में डाला हुआ है ना मॉडर्न फिजिक्स, एक बार हम चेक कर लेंगे प्ले लिस्ट, हम देख लेंगे। देखिए ये दिया हुआ है VA माइनस VB 4 वोल्ट है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। अपने को बताना है कि E कितना है। अब किस मेथड से बनाया जाए, तो बड़ा आसान है, इसको तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 1 और 3 सीरीज में है, पहले इसको 4 कर लो, क्यों हम इतना मेहनत करें। ये 4 ओम सीधे है और इधर भी आप देखिए ये 6 वोल्ट है, 6 ओम इधर लगा हुआ है। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए है तो ये भी ए है, ये पॉइंट भी ए है। थोड़ा आसान कर रहे हैं चीज़ों को। और इसको, इस पॉइंट को M मान लो, M, तो ये भी M है, ये भी M है ना। तो A और M के बीच में ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है और A और इधर तो कुछ और है ना, इधर N मान लेते हैं, N। A और N के बीच में अभी है। बाकी पॉइंट अगर हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस मेथड से इजीली बन जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है, इसको ऐसा करते हैं कि ये 3 1 4 और ये 4 4 2 हो गया। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाओ, किरचॉफ्स करंट माने किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। थोड़ा सा सर्किट को छोटा कर दे रहे हैं आपके लिए। ये 2 1 3 सॉरी 3 1 4 और ये 4 और ये 4 पैरेलल में तो 2 हो गया। तो सीधे इस पूरे के बदला 2 कर देते हैं। यहाँ पर ए है, ये देख लीजिए, ये 2 ओम हो गया। अब फिर ये ए है,
और बी को रहने देना पड़ेगा क्योंकि ए और बी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। ये बी रहने दो 12 ओम का, और फिर यहाँ पर एक ये 6 ओम का रेसिस्टेंस है, और फिर यहाँ पर एक 6 ओम है, ये भी 6 ओम है ना। अब देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं है ना, बस ये है, थोड़ा आसान हो गया ये फिगर। अब ई है और यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये है 5 ओम। सही है। तो पहले एक बार ऐसा करते हैं कि इस ई से अगर आई करंट चला है तो आई बराबर ई बाई आर इक्विवेलेंट। तो आई तो निकाल ही लें कि बैटरी से कितना चार्ज चला, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज गया, आई गया ये, तो आर इक्विवेलेंट बैटरी के क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखो 12 और 6 ये सीरीज में है, 18 और 6 पैरेलल में है, तो 18 इंटू 6 अब बाई 18 प्लस 6 कितना हुआ जी, 12 6 18, 18 और 6, तो 18 इंटू 6 अब बाई 18 प्लस 6 यानी 24, 18 इंटू 6 बाई 24, 6 से 4 बार 18 बाई 4, 9/2 हो गया ये, और 9/2 इस पूरे का ये 2 और ये 5 के साथ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया वो देख लो, ई अपॉन 9/2 प्लस 2 प्लस 5 7 है ना, यानी 2e बाई 5 2 7 दूनी 14, 14 और 9 23, 2e/23 ये टोटल करंट बैटरी से जा रहा है। अब ये जो टोटल करंट यहाँ से चला है, यहाँ पर टोटल करंट जो आई चला वो इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I माइनस I1। तो ऐसा कर लेते हैं ना, 12 6 18, 18 और 6 3:1 का रेशियो रेसिस्टेंस का है, पैरेलल में है, तो करंट का रेशियो उल्टा हो जाएगा। देखिए रेसिस्टेंस का रेशियो 3:1 तो करंट का रेशियो 1:3, यानी इसमें करंट आएगा I1 जो होगा उस टोटल I का 1/3 माने 1:3 में बटेगा, तो I1 हो गया I/4 और ये हो गया 3I/4, ये समझो 3I/4। 1:3 में बांट दिए कि नहीं बांट दिए, I को 1:3 में बांट दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस का जो रेशियो है उसके रिवर्स रेशियो में करंट बटेगा अगर पैरेलल में है तो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई, जैसे मान लीजिए कि 2 रेसिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो दोनों पैरेलल में है, यानी I1 R1 बराबर I2 R2, तो I1/I2 ये R2/R1 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो करंट का रेशियो रेसिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में होगा, उससे हमको तुरंत पता लग गया कि I/4 करंट है इसमें, और I निकाल चुके हैं। अब आप देखिए A और B के बीच का डिफरेंस VA माइनस VB कितना है भाई, 12I, 12I/4, क्योंकि इसमें करंट I/4 है, और ये 12I/4 किसके बराबर है, कितना, 4 वोल्ट दिया है ना, 4 वोल्ट, ये 4 है। अब आप देखो तो VA माइनस VB कितना आ गया, यानी 12, 3 आ गया ना ये, तो 3 4 से कट गया, 3I के जगह पे कितना, 2E/23 बराबर 4, 3 इंटू 2E/3/23,
3 कट गया, ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया 23 इंटू 4/6, 4 से कट गया 2 बार और 3 बार, 46/3 वोल्ट। चेक कर लो 46/3 वोल्ट आया कि नहीं आया, बोलिए। एक बार आंसर ही मिलाते चलते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो। 11 नंबर सवाल था ये। ये 11 का 46/3 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग करें, मतलब कितना आसानी से कर सकते हैं। सवाल करने से भी ज़्यादा जरूरी है कैसे कर रहे हैं आप। अगर इसी में फिर केवीएल वेल लगाने लगते तो कितना लेंदी हो जाता। तो किसी बैटरी से कितना करंट निकला वो सीधे बैटरी का ईएमएफ बाय बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट, इससे टोटल करंट निकल गया। अब ये टोटल करंट जो गया वो बटा कैसे, तो इधर 18 ओम इधर 6 ओम, रेसिस्टेंस का रेशियो 3:1, तो करंट बटा 1:3 और आसानी से अपना काम हो गया। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम करना चाहते हैं। जैसे देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये V वोल्ट का बैटरी लगा दिया यहाँ पर और सवाल है कि इससे I करंट चला, इससे I1 करंट चला, ठीक है ना। इससे I1 करंट चला और इसमें I2 करंट गया। इसमें ये 2R, ये R, ये 2R, ये भी 2R, ये R और एक और लगा हुआ है इधर, ये R, ये R। I1 और I2 निकालना है भाई। I1 और I2 निकालना है। I1 ये है, I2 ये है। क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड I1 एंड I2। I1 और I2 कैसे निकाला जाए। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाओ, कैसे निकाला जाए I1 I2। तो वैसे तो I1 बैटरी से निकला हुआ करंट है, तो इस बैटरी के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो I1 निकल जाएगा। तो चलिए इधर से कोशिश करते हैं। ये R R 2R, सॉरी R/2, ये R और ये R कितना हो गया, R/2 हो गया। और देखें यहाँ पर तो
ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है एक तरह से। इसी ए बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि बैटरी ए बी के क्रॉस लगा हुआ है। तो ए बी के क्रॉस अगर हम इक्विवेलेंट निकाल लें तो I1 तो हमको निकल जाएगा आसानी से। नहीं, और कुछ आसान तरीका हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ज्वाइंट से भी हो जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, मतलब नोडल एनालिसिस से भी हो जाना चाहिए। तो भी ठीक है, एक बार नोडल एनालिसिस लगा लो, बेटर है। नोडल एनालिसिस से ज़्यादा आसानी से होगा ऐसा हमको लग रहा है। दोनों से करके दिखा देंगे, पहले नोडल से करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो ये R और ये R कितना हो गया, R/2। तो सीधे आप मान लो इसको 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट मान लो, तो ये V वोल्ट हो गया, ये V हो गया यहाँ का पोटेंशियल। ये V है तो ये 0 हम माने हैं, तो ये V हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं V1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं V2। कोई दिक्कत है क्या? इतना सारा पॉइंट हम लोग मान लिए, V1 V2। V तो पता है, अननोन क्या है अपना, V1 V2 अननोन है। तो अब बताइए जो बैटरी से करंट आया I1 वो कहाँ कहाँ बटा? कुछ करंट इधर गया होगा, I3 इधर गया होगा, I4 इधर गया होगा, I5 इधर गया होगा। तो I1 जो है, I1 तो ऐसे भी निकल जाएगा ना, I1 मतलब I3 प्लस I4 प्लस I5, I3 प्लस I4 प्लस I5। तो अगर हम I3, I4, I5 निकालना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा? I1 करंट आया, लेकिन समस्या, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये जो इस नोड, इसको ये बी पॉइंट है, इसको कुछ मान लो सी पॉइंट। हम इसको नोड नहीं मान सकते हैं ए को, बताइए क्या है? माने ए पर नोडल एनालिसिस नहीं लगा सकते। मानो नोड मानने में क्या है, ए पर नोडल एनालिसिस इसलिए लगा सकते हैं, इससे कनेक्टेड एक ब्रांच में रेसिस्टेंस नहीं है। हम क्या बोले थे, जहां पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे उससे कनेक्टेड हर एक ब्रांच में रेसिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इस ब्रांच में है क्या? नहीं है, तो काम खराब हो गया। लेकिन यहां पे लगाएंगे, यहां पे क्या दिक्कत है? यहां पर ये R और ये R एक ही है, ये R/2 कर लिए सीधे। इस पॉइंट को भी V2 लिखोगे ना। तो चलिए यहां पर नोडल लगा रहे हैं B पे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट B। करंट गया B पर कहां से? V-0/2R। V-0/2R करंट गया कहां से जी? यहां से यहां, ये करंट गया है। निकला कितना? 0। और मान लो कि इधर भी गया है कुछ, इस पॉइंट पे कहां कहां से गया है? इधर से गया, यहां से गया, यहां से गया, कितना? V1-0 प्लस V1-0 बाई रेसिस्टेंस R। ये दोनों गया, मतलब यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, और बाकी इधर से निकल गया। निकला कितना? यहां से जो करंट निकला है वो निकल गया आपको कितना? 0-V2। जो निकला है उसको बराबर कर दो 0-V2 बाई R/2। R/2 क्यों? ये R और ये मिलके R/2, तो दोनों पॉइंट देखो 0-V2। इधर हम मान रहे कि गया है, इधर तो गया है, तो 0-V2 बाई R/2। माने जिधर से गया है उसको हाई मानना है, और जहां पहुंचा है उसको लो मानना है, तो हाई माइनस लो। ये आप समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत है तो बोल दो हमको, जो लगा रहे हैं हम नोडल एनालिसिस।
कोई भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो आप बता दीजिए हम। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो v/2 प्लस v1 बराबर -2v2, यानी v/2 प्लस v1 प्लस 2v2 बराबर 0। एक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जैसे B पे लगाए वैसे ही C पे लगाएंगे। C पे लगा दो भाई। अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट C पे करंट आया, ये आया है और इधर गया है, यही है। तो V माइनस v1/2r, ये आया और गया कितना? v1 माइनस 0/r गया, v1 माइनस 0/r गया। अब v1 माइनस v2 प्लस v1 माइनस v2/2r गया, यही है। सॉल्व करिए, जैसे ही v1 v2 निकलेगा आपका काम हो जाएगा। तो v माइनस v1/2 है ना, 2 को कैंसिल करो, बराबर 2v1 अब प्लस v1 माइनस v2। तो एक तरफ करते हैं अगर, तो ये आ जाता है v माइनस 4v1 प्लस v2 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। वही काम करते हैं, फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से जोड़ देते हैं। इधर लिख दें क्या? फर्स्ट इंटू 4 प्लस 2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4v1 माइनस 4v1 कट गया। 4 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 2v बचा, 2v प्लस 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8v2, और यहां तो किसी से मल्टीप्लाई किए नहीं, प्लस v2 बराबर 0। तो 9v2 हो गया। अच्छा, 3v बराबर 9v2, 3v बराबर माइनस 9v2, यानी v2 कितना आ गया? v2 आ गया माइनस v/3, v2 आ गया माइनस v/3। बोलिए, v2 आ गया माइनस v/3। एक बार इसको अच्छे से लिख लो, माइनस v/3। अब हम किसी में करंट निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हमको I2 निकालना है, तो I2 तो डायरेक्ट निकल गया यार। अब देखो, I2 निकालना है तो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? I2 क्या था? I2 v1 माइनस v2/2r, यही था, v1 माइनस v2/2r, यानी v1 कितना है? v1, अच्छा v2 निकल गया ना तो v1 भी निकल जाएगा। v1 निकालो, v2 माइनस v/3। तो फ्रॉम फर्स्ट, यही लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ये v/2 प्लस v1 माइनस 2v/3 बराबर 0। तो ये कितना आ गया? ये 3v माइनस 4v, 3v माइनस 4v/6, v/6। तो v1 आ गया v/6, क्या v1 आ गया v/6? चेक कर लो एक बार यार, 3 दूनी 6, 3v माइनस 4v, तो माइनस v/6 उधर आ गया v/6। ठीक है, v1 v/6 आ गया।
तो रख दीजिए V1 के जगह पे V/6, अब V2 के जगह पे -V/3, अब बाई 2R, कितना कितना आया है, तो V + 2V/6 × 2R, यही ना। 3V/6 यानी V/4R, ये तो I2 निकल के आ गया। और I1 क्या होगा, तो I1 होगा I3 + I4 + I5। अब I3 क्या है भाई, तो I3 ये है V-0/2R। I3 है तो I बराबर I3 लिख रहे हैं, I3 V/2R। देखो ये V और ये 0, तो V-0/2R, तो V/2R। और I4 क्या है, V-V1/2R। I4 है V-V1/2R। V1 कितना निकाले हैं, V/6, तो V-V/6/2R कितना आ गया, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार, जगह कम है। हाँ, I4 आ गया 6V यानी 5V/6, 5V/12R, यह आ गया 5V/12R। और I3 I4 और क्या है, I5 क्या है, I5 इसमें क्या है ना, यानी V-V2/R, V-V2/R, V माइनस माइनस प्लस, V2 क्या है, V2 -V3 तो प्लस हो गया V/3/R, तो ये आ गया 4V/3R। सब निकल गया ना। तो I कितना आ गया, इसीलिए I1 बराबर, I1 क्या आ गया जी, I1 आ गया I3 + I4 + I5, यहां से लिख दो I3 कितना V/2R प्लस I4 कितना 5V/12R, अब प्लस 4V/3R। तो इसमें 12R एलसीएम होगी, 6V, 5V, 16V, 3 चौक 12, तो 16 5 21, अच्छे 27, 27V/12R, 27V/12R। बोलिए, 3 से कट जाएगा, 3 से कट गया 9V/4R, 9V/4R। नौतिया 27, ठीक, नोट करिए। इस तरह से हमको जो है, निकल गया कि निकल गया, तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 16 का आंसर भी मिला लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, यार आंसर नहीं आ रहा है, बड़ा लफड़ा हो गया। 2V/R और 0 है, I2 0 है यार, V1 V2 सेम आएगा। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया।
आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका। I1 आ गया 2V/R। चेक करो यार, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया होगा। ये V है, इसको हम लोग V1 मान लिए और इसको V2 मान लिए। ये V है तो ये 0 है, एकदम ठीक बात है। इस नोड पे हम लोग लगाए नोडल एनालिसिस, B पे लिखे V-0/2R, और ये करंट यहाँ आया, फिर ये भी आया ऐसा मान लिए, तो V1 - 0/R, और ये जो गया वो 0 - V2/R/2, एकदम ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद सॉल्व कर दो, V/2 + V1 - 2V2, V/2 + V1 + 2V2 = 0। C पे लगाए, C पे C पे क्या क्या है, V - V1/2R और V1 - 0/R, V1 - V2/2R, एकदम ठीक है। तो V - V1, ये R2R ठीक लिखे हैं ना, तो कहीं गड़बड़ नहीं हो गया हमारा। 2R, अरे यार सेट, ठीक है, जो हम बनाए उसके हिसाब से ठीक है। चलिए, एक्चुअली एक ब्रांच में रेसिस्टेंस छूट गया था, इधर भी एक रेसिस्टेंस है वो छूट गया था, लेकिन हम जो सवाल लिए उसके हिसाब से सही है। चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है, ये जो सवाल है इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। दूसरा मेथड भी है, क्या कि इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हैं। आपके हाथ में करिए एक बार, अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ें, क्या करेंगे, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालेंगे, V/R इक्विवेलेंट I1 डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। अब फिर I2 भी निकलेगा। इसको एक बार करिएगा आप दूसरे मेथड से अगर करना होगा तो, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, देखो कई सारा क्वेश्चंस है जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले अब हम एक चीज़ और पढ़ा दें आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, तब आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स यानी बैटरी, सेल्स यानी बैटरी। देखिए, दो तरह का कॉम्बिनेशन है, एक में हम लोग लिखेंगे, एक में सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका, रेसिस्टेंस का, सॉरी सेल्स का। तो पहले हम लोग सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि कई सारा सेल है, ये एक, इसका Xi1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, Xi2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, डॉट 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 Xin इंटरनल रेजिस्टेंस Rn। ये सब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और हमको पूछ रहा है कि भाई इसमें करंट बताओ। तो
तो क्या करेंगे, हम पूरे सारे बैटरी के जगह पर एक बैटरी बनाएंगे और सारे इंटरनल रेसिस्टेंस को एक इंटरनल रेसिस्टेंस करेंगे। तो अगर हम इस सारे को एक सिंगल बैटरी और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट और एक्साई इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें और वही बैटरी लगाएं, वही रेसिस्टेंस लगाएं और वही करंट फ्लो करे, सब कुछ सेम है, तो ये जो एक्साई इक्विवेलेंट हुआ और ये आर इक्विवेलेंट हुआ, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है। सीरीज है मतलब सब में सेम करंट पास कर रहा है। क्या करेंगे सो देख लीजिए। इस सिचुएशन में एक्साई इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपली एक्साई 1 प्लस एक्साई 2 प्लस 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 एक्साई n, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस प्लस Rn। वेरी सिंपल है ना। नोट करके यहां पर एक चीज और लिखने योग्य है, नोट, इफ polarity of any of the battery is reversed, then take its EMF, then take its EMF with negative sign। ठीक है ना, बट R इक्विवेलेंट रिमेन्स सेम। समझिए हम क्या बोले, अगर इसमें से कोई बैटरी उल्टा जोड़ा गया हो, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, किसी का माइनस प्लस हो, उल्टा हो, तो इक्विवेलेंट निकालने के क्रम में केवल उसका ईएमएफ में माइनस करेंगे, उसके ईएमएफ में। आर इक्विवेलेंट निकालने में कोई चेंज नहीं आएगा, रेसिस्टेंस में मत माइनस कर देना, केवल ईएमएफ में माइनस करेंगे। ठीक है, एक सवाल करते हैं, विशेष पता चलेगा, इसको लिखिए आप, मिटा दें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, n identical cells, each of EMF exi and internal resistance are connected in series, such that x out of n are wrongly connected, wrongly यानी उल्टा, wrongly connected का सेंस वही है कि उल्टा जोड़ दिए। फाइंड इक्विवेलेंट EMF and equivalent
इंटरनल रेसिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, ये निकालना है। क्या लिखेंगे, सोचिए थोड़ा। एन ईएमएफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन तक। उसमें से 1 2 उसमें से मान लीजिए कुछ नंबर यानी एक्स नंबर ऑफ ईएमएफ, एक्स नंबर ऑफ सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। तो क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लो एक बैटरी, 2 बैटरी, सबका ये भी कर दो, ईएमएफ भी लिखते जाओ। और एक को उल्टा लगा दिए, समझाने के लिए बता रहे हैं जी। 1 2 3 4 5 बैटरी है। अब क्या हुआ, इसका भी ईएमएफ एक जाए, इसका भी एक जाए, इसका भी एक जाए, इसका भी एक जाए, सबका ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सबका सेम है, आइडेंटिकल है। तो अगर आप यहाँ पर एक्साई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्साई प्लस एक्साई माइनस एक्साई प्लस एक्साई प्लस एक्साई, है ना। तो एक इसको लेके कट गया ना, एक जो माइनस था वो तो एक प्लस को भी काट देगा ना। तो एक रॉन्ग कनेक्ट करेंगे तो एक राइट वाला भी खत्म हो जाएगा। बचा कितना, 3 एक्साई, ये बचा कितना, 3 एक्साई, समझिएगा। और आर इक्वलेंट को ख्याल मतलब नहीं, वो 5R होगा, उसको तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 यही होना है, वो 5R हुआ। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये बताने के पीछे, ये जो आपको समझाने के पीछे जो एग्जाम्पल लिए, इसका कारण ये था कि अगर n में से x, सो एक्साई इक्विवेलेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, n माइनस 2x इंटू एक्साई होगा। अरे x तो रॉन्ग था, तो x जो रॉन्ग था वो x राइट को भी काट देगा ना। तो कितना घट गया, 2x घट गया। तो इफेक्टिव इक्विवेलेंट जो हुआ आपका वो n माइनस 2x हुआ। कैसे, एक रॉन्ग एक राइट को ले डूबा तो बचा 3 ही ना इफेक्टिव। उसी तरह से अगर x रॉन्ग है तो x राइट को भी काटेगा, यानी 2x सेल खत्म हो जाएगा। तो कितना सेल बचेगा, n माइनस 2x, ठीक है। लेकिन R इक्विवेलेंट तो NR ही रहेगा, R इक्विवेलेंट जो है वो n इंटू R ही रहेगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था बैटरी का। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जान जाएंगे तो देखेंगे और कितना आसानी से हम लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट में अब पैरेलल कॉम्बिनेशन अगले क्लास में पढ़ाएंगे, उस पर सवाल कराएंगे। और फिर हमको पढ़ाना है पावर डेवलप्ड इन ए रेसिस्टेंस, मैक्सिमम पावर का क्या कंडीशन है, और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से करंट समाप्त किया जाए और मैग्नेटिज्म शुरू किया जाए, और पैरेलल में आपको इधर ऑप्टिक्स दे देंगे। तो मैग्नेटिज्म केवल रह जाएगा पढ़ाना, मैग्नेटिज्म EMISC वो हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, विशेष फिर बात होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बच्चे ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए मेरे लिए थोड़ी परेशानी रहती है रोज़ क्लास लेने में, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल टीचिंग से पूरी तरह अपने आप को अलग कर लिए हैं। हम कोई कोचिंग किसी ऐसे चीज़ जगह पे नहीं पढ़ाते, और कहीं अगर 1 आध 2 10 20 क्लास लेना भी हुआ तो बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। मतलब उसका ये नहीं है कि हम उसको अपने टीचिंग को अब अपने कमाई का जरिया नहीं रखें। जैसे किसी कोचिंग में कोई हमसे कहा कि भाई हमको टीचर का क्राइसिस है, 10 दिन पढ़ा दीजिए, तो 10 दिन पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम और अपना कुछ काम करते हैं। तो वो 10 दिन बस ऐसे ही पढ़ा देते हैं, या कहीं 1 महीना भी पढ़ा दिए तो ऐसे ही पढ़ा दिए।
और आपके पास भी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो अब हमारा ये जो टीचिंग है वो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम न व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ना आप देखते हैं कि हम सवाल भी करते हैं तो यहीं करते हैं, सही गलत आंसर मिले नहीं मिले सब यहीं करेंगे, कोई तैयारी नहीं है। बिल्कुल जो हम क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन के लिए कोई एकदम हम बहुत अलग से तैयारी करें और फिर आए ऑनलाइन में और ये करें, वो सब ज़रूरत नहीं है। वो सब सालों से पढ़ाते आए हैं, इसलिए ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो खैर, अगले क्लास में इस पर और बात होगा। आज के लिए इतना ही।